बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफ़ी नोट आया है जो मखसूस नशिस्तों के केस के मतलब, और उन्होंने कौन सी अहम दरख्वास्तें इसी केस के साथ और इसी 13 रुकनी फुल कोर्ट के सामने लगाने का जो कहा है वो कुछ बताते हैं जो उन्होंने इजाफ़ी नोट लिखा है। और उसके बाद जो है कुछ अहम और भी ख़बरें हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों के मतलब, जो 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बगैर इलेक्शन लड़े और आज़ाद उम्मीदवार शामिल होने पर जो मखसूस नशिस्तें दी गई वो क्या वजूहत हैं और वो तफसीलात जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं। और KPK हुकूमत ने भी जो इस केस में फ़रीक बनने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दिया। और एक और जो कल के बात कर रहे थे कि PTI ने एक अहम पटिशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, अब देखते हैं, और इस्तदा भी की है, वो क्या है वो सारी तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करते हैं। और दूसरी जानब जो कुछ और भी अहम ख़बरें हैं वो भी कुछ शेयर करते हैं, इसी वीडियो में हम आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करते हैं। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनके जो टेरियान केस के मतलब जो फ़ैसला था उसमें जो जजेस की एक चार्ज शीट ही कह सकते हैं वो कुछ आई है, वो सारी तफसीलात जो हैं हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ जो अपडेट शेयर करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से है। वो उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ अहम अपडेट्स और भी हैं। पहले जो हम फ़र्दन शेयर करते हैं कि जो बल्ला वापस नज़र षानी केस जो है उसमें जो है आज वो उन्होंने मुतफर्रिक PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी है जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के तवसत से। और उस केस को जो है वो इसी बेंच के सामने जो लगाने की जो है इस्तदा की गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है, क्योंकि याद रहे गुज़िश्ता समात पर जो है वो PTI ने इस केस में मखसूस नशिस्तों के केस में जो है वो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। और इस केस में उन्होंने जो है इसके ख़िलाफ़ जो गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की दरख्वास्त दायर की। और सलमान अकरम राजा साहब ने उस वक़्त समात के इख्तिताम पर बेंच को भी बताया कि PTI के बिहाफ पर हमने जो है वो दरख्वास्त दायर की है। और उसके बाद आ जाते हैं कुछ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नोट है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2018 के इलेक्शन में बग़ैर किसी सीट जीते और मखसूस नशिस्तें भी जो हैं वो इलेक्शन प्रोसीजर के बाद जमा करवाई गई थी, यानी कि इलेक्शन होने के बाद, लेकिन फिर भी उनको जो वो मखसूस नशिस्तें जो थी वो सीटें दी थी। और उस पर जो है वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इजाफी दस्तावेज़ जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। बज़ाहिर ये एक चीज़ जो एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने 2018 में चूँकि ये कर लिया था और इसकी बिना पर हो भी सकता है, शायद हम कह सकते हैं, बाकी तो जजेस ने डिसाइड करना है, वो जजेस जो फ़ैसला करेंगे कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस फ़ैसले में। क्योंकि जो उन्होंने इजाफी दस्तावेज़ जमा करवाई हैं उसमें जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और उनको जो है वो 3 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए और मखसूस नशिस्तें भी जो है उनकी लिस्ट भी बाद में जमा करवाई गई, लेकिन उनको जो है वो नशिस्तें मिल गई थी और ये जो इलेक्शन कमीशन ने दे दी थी। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है, चूँकि सोमवार को इस केस की समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में। और वो समाअत भी जो है हम लाइव अपने चैनल पे चलाएँगे, मज़ीद जितनी डिटेल आएंगी उसकी वो भी शेयर करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है। और उन्होंने कहा है कि जब इस अदालत इस अदालत के फ़ैसले की गलत तशरीह की गई और उस गलत तशरीह की बुनियाद पर एक बड़ी सियासी जमात को बाहर निकाला गया और जो बुनियादी अवाम के जो फंडामेंटल वो तो आर्टिकल 17 पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उन्होंने फ़र्दर जो अपने हेयरिंग्स में और रिमार्क्स भी दे चुके हैं इसके मतलब और काफ़ी बार कह भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी हकूक़ थे वो मुतासर हुए हैं, अवाम हमारे सामने नहीं, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि जो इस केस के साथ जो है उन्होंने सबसे एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जो इलेक्शन 8 फरवरी के मतलब जो है वो जो दरख्वास्त गई हुई है PTI की कि हमारे इस जो इलेक्शन प्रोसीजर के मतलब, उस दरख्वास्त को भी इस केस के साथ मुंसलिक किया जाए और इसी बेंच के सामने लगाया जाए, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो मुतालबा किया है। और मुतालबा क्या कह सकते हैं, उन्होंने जो अपना इजाफी नोट है उसमें उन्होंने ये चीज़ कही है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आर्डर में, चूँकि उस समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो है दरख्वास्तें वो भी जमा करवाई जाएँ, तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा उसमें हम जो है वो जो भी होगा हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो फिर उसका समाअत का तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें उन्होंने जो है वो कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी रिकॉर्ड लाए और जो इलेक्शन कमीशन जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब 8 फरवरी से पहले और उसके बाद जो है ये जो जितनी दरख्वास्त जो चीज़ें हैं वो सारा जो कोर्ट के सामने पेश करे।
اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ بظاہر جو چیف جسٹس صاحب نے ابھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ جو ہے ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر پارٹی کو الیکشن، میں اپنے ورڈز میں کہہ رہا ہوں، مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے غلط تشریح بھی ہو، تو یہ جسٹس امین اللہ صاحب نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے، انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا، کوئی پارٹی کو نااہل نہیں کیا گیا تھا، کوئی پارٹی کو وہ جو سزا ہی ہوئی، سزا کے طور پہ جو انہیں الیکشن نہیں کروائے تو اس پر، تو یہ چیز ہے۔ اور اس پر ججز بھی، جسٹس جمال مدخیل صاحب نے بھی ریمارکس دیے تھے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا کوئی آئینی اختیار ہے، کوئی قانون کی شکل دکھائیں جس میں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ آزاد امیدوار کو کسی کو آزاد ڈکلیئر کریں، جو کسی پارٹی سے ایفیلیشن ہوتا ہے وہ امیدوار اور اس پارٹی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے نا، تو الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے اختیار آیا کہ وہ امیدوار کو جو ہے وہ آزاد ڈکلیئر کر دے، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اور پھر جسٹس شاہد کریم صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی کچھ جو ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ماتحت ایجنسیوں کو بھی حکم کرے کہ وہ عدالتی عملے کو اپروچ نہ کریں، اور آئی جی صاحب بھی اپنے جو نوٹیفیکیشن جاری کریں اور اپنے عملے کو کہیں کہ وہ بھی عدالتی عملے کو اپروچ نہ کریں، انہوں نے بھی۔ اور بڑی اہم جو دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید پہلی بار ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جو عدالتیں بھی سٹینڈ لے گئی ہیں کچھ۔ اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے متعلق جو ہے وہ ان کے متعلق جو ٹیریان کیس تھا، اور ثاقب بشیر صاحب بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ مداخلت کے وہاں سے شروع ہوئی تھی اس کیس سے، تو اس میں جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ڈرافٹ بھیجا تھا کہ درخواست قابل سماعت ہے، تو پھر باقی دو بینچ کے دو ججز سے انہوں نے کہا درخواست ناقابل سماعت ہے، تو پھر ان کا جب آرڈر آ گیا اس کے باوجود پھر جو انہوں نے ویب سائٹ سے ہٹوا کر فیصلہ، اور انہوں نے کہا کہ نیا بینچ بنے گا اور نیا کیس سنے گا، تو یہ غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو ججز نے اپنے تحریری فیصلے میں انہوں نے یہی دو چیزیں کہی ہیں کہ یا تو اگر جج ریکیوز کرتا، اگر معذرت کر لیتا کیس سے، تو پھر تھا یہ جوڈیشل آرڈر ہوتا، تو اس کے بعد جا کے بینچ کی جو ہے وہ تحلیل نیا بینچ بن سکتا تھا، جب لہٰذا درخواست کو ہی 2-1 اکثریت کی جو اکثریت سے ہے ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو یہ ایک مطیع اللہ جان صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں اور وہ اپنے بلاگ میں بھی، کہ یہ ایک جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ہے ایک وہ چارج شیٹ ہے، تو یہ بڑی اہم صورتحال ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جون بہت اہم ہونے جا رہا ہے، اور جولائی جو ہے وہ اس سے بھی اہم ہونے جا رہا ہے، تو یہ کچھ ابھی عدالتی معاملات ہی ایسے ہیں کہ ہم سیاسی ماحول کی طرف آ ہی نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ آج کچھ درخواستیں آئی ہیں، کچھ آج ڈیولپمنٹس آئی ہیں، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر کچھ بتا دیتے ہیں۔ آج بھی ویڈیو لمبی ہو گئی کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ انفارمیشن پہنچائیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا، مزید جتنی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔